नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आइए आज फिर से आगे की सवाल पर चर्चा करते हैं। इसमें पहला सवाल है कि अवतल एवं उत्तल दर्पण के उपयोग को बताएं। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कोई भी चीज़ का उपयोग निर्भर करता है कि उसकी प्रकृति कैसा है। तो हम लोग अगर दर्पण का उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्रतिबिंब देखने का काम होगा, इसलिए हम उसका उपयोग करेंगे। तो हम लोग उसका उपयोग क्यों करेंगे, पता चल गया, क्योंकि हम लोग प्रतिबिंब देखना है। तो ये तो हम लोग जान रहे हैं कि दर्पण होता है दो प्रकार के, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो इस जिसका परावर्तक सतह समतल तो उसको कहते हैं समतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। और यह दो प्रकार के होता है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में हम जान रहे हैं कि इसमें जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के आकार के बराबर ही इसका प्रतिबिंब बनता है। इसमें अवतल में और उत्तल में थोड़ा अलग है कि अवतल में कुल 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है और इसमें कुल 2 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। कब कब प्रतिबिंब बनेगा, सो देखिए कहाँ कहाँ प्रतिबिंब रखेंगे, कहाँ कहाँ वस्तु रखेंगे और कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो जब इस वस्तु पर जब हम किसी, ये देखिए अवतल दर्पण है ये, जब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। जब हम लोग उसको अनंत और सेंटर के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है सेंटर और फोकस के बीच में। जब उसको सेंटर पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सेंटर पर ही बनता है। जब सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब सेंटर और अनंत के बीच बनता है, और जब फोकस पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो 6 स्थिति हो गया। और लास्ट स्थिति जब फोकस और ध्रुव यानी पोल, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। और जो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बना वो काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, यानी कि जो 5 स्थिति बना उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बना और एक स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बना। तो जो इधर प्रतिबिंब बन रहा है इधर बनेगा छोटा प्रतिबिंब, और इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब। यानी कि जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तब सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और जब सेंटर पर रखेंगे तो एकदम बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। और जब उत्तल लेंस, उत्तल जो दर्पण है, इसमें हम वस्तु को 2 जगह रख सकते हैं। एक तो रखेंगे इधर अनंत के बीच और दूसरा रखेंगे अनंत और ध्रुव के बीच, क्या है कि इसका फोकस सेंटर सब इधर है। कभी कभी पूछता भी है कि बताइए चिन्ह परिपाटी के अनुसार किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो देखिए यहाँ चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से, और ध्रुव से बाईं ओर आएंगे तो किस में आएंगे, माइनस में। तो आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो जाहिर सी बात है आंसर कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। तो इसमें देखिए, इसमें जो भी प्रतिबिंब बना था बड़ा भी बड़ा बना, ये छोटा भी बना और बराबर आकार का ही बना। लेकिन इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर रखेंगे और इसके बीच फोकस और ध्रुव और अनंत के बीच रखेंगे तो इसमें भी प्रतिबिंब, इसमें हमेशा ही प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। तो जहां हमको छोटा प्रतिबिंब देखना है वहां हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, और जहां हमको बड़ा प्रतिबिंब देखना है वहां अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। और दूसरा बात कि जब ये जो किरण आता है ना, तो ये किरण को डाइवर्ज कर देगा, छितरा देगा, विभिन्न दिशा में भेज देगा। और इस पर जो किरण आएगा तो विभिन्न दिशा से आने वाले किरण इससे फोकस से होकर गुजरेगा। इससे कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से, और ये जो किरण है इसको फैला देगा। तो जहाँ हमको किरण फैलाने का जरूरत है वहाँ हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे, और जहाँ हमको किरण को एक जगह लाना है वहाँ हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे। बस सोचिए, जहाँ पर, अब बताइए, और अब सुनिए, अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हजामती दर्पण के रूप में। कहाँ करेंगे, हजामती दर्पण के रूप में। और सौर भट्टी में प्रकाश को एकत्र करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल सोलर कुकर में भी किया जा सकता है। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में। गाड़ी के साइड मिरर में क्यों करेंगे, ताकि पीछे का बड़ा क्षेत्र को कवर करेगा और छोटा प्रतिबिंब के रूप में दिखा देगा। तो जिससे कि पीछे का बड़ा क्षेत्र कवर हो जाएगा, थोड़ा छोटा चित्र में देख लेंगे, और जिससे कि ड्राइवर को ड्राइव करने में आसान होगा। और इसके अलावा कहाँ करेंगे, तो ये किरणों को डाइवर्ज कर देगा। तो सोलर लाइट होता है, ठीक है, या फिर जो सर्च लाइट होता है, उस सब में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि क्या हो, किरण को फैला देगा।
आए बात समझ में। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का जैसा ई होगा, जैसा इसका नेचर होगा, उसी हिसाब से इसका उपयोग कर लेंगे और बता देंगे, इस तरह से इसका उपयोग होगा। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या होता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके उपचार को बताना है। तो अब हम दृष्टि दोष पर जानेंगे, पता करते हैं क्या होता है। देखिए, ये जो मानव नेत्र है यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त किया गया एक प्रकाशीय यंत्र है। क्या है? प्रकाशीय यंत्र है, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में ही हमें चीज़ों को देखने की सहानुभूति प्रदान करता है। अगर इस मानव नेत्र द्वारा हम लोग निकट की वस्तु को नहीं देख पाए या फिर दूर की वस्तु को नहीं देख पाए, तो मानव नेत्र में इसी समस्या को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष में या तो हम निकट की वस्तु को नहीं देख पाएंगे या तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो दृष्टि दोष को डिफाइन कैसे करेंगे? तो मानव नेत्र में उत्पन्न वे सभी समस्या जिसके कारण निकट स्थित वस्तु अथवा दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो मानव नेत्र में उत्पन्न इस समस्या को ही दृष्टि दोष कहते हैं। या तो हम लोग निकट नहीं देख पाएंगे और दूर देख पाएंगे, तो एक प्रकार का दोष होगा। इस दोष को हम लोग कहेंगे दूर दृष्टि दोष। देखिए क्या हुआ बात। निकट नहीं देखे और दूर देखे तो जो हमारा ठीक है वही दृष्टि दोष नाम है ऐसा। तो दूर दृष्टि दोष ये हो गया क्या? निकट नहीं दिखे और दूर दिखे तो दूर दृष्टि दोष। निकट स्पष्ट रूप से दिखे और दूर नहीं देखे तो इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। और जब निकट भी नहीं देखे दूर भी नहीं देखे तो इसको कहते हैं जरा दूरदर्शिता। तो मानव नेत्र में कितना प्रकार के दोष हुआ? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। क्या क्या होगा निकट दृष्टि दोष में? तो मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण वह निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है और दूर स्थित वस्तु को देखने में कठिनाई उत्पन्न होता है, तो मानव नेत्र में उत्पन्न इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे? तो मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण वह दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन निकट स्थित वस्तु को देखने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो मानव नेत्र में उत्पन्न इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण वह निकट एवं दूर दोनों ही जगह का स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो मानव नेत्र में उत्पन्न इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, अगर कोई हमको दूर का वस्तु देखना होता है तो मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र का जो इसके अंदर जो नेत्र लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और निकट देखने के लिए, दूर देखने के लिए क्या हो गया? बढ़ा। दूर देखने के लिए क्या हो गया? बढ़ा। और निकट देखने के लिए क्या हो जाता है? कम जाता है। निकट देखने के लिए क्या कम हो जाता है? कम जाता है। तो ये अपने से होता है। तो इस जो क्षमता होता है जिसके कारण वह निकट स्थित वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी बढ़ जाता है, और दूर देखने के लिए फोकस दूरी बढ़ जाता है और निकट देखने के लिए फोकस दूरी कम जाता है। तो मानव नेत्र के इस क्षमता को कहते हैं समंजन क्षमता। और कभी कभी क्या होता है कि निकट देखने के लिए जो फोकस को कमाना चाहिए तो ये बढ़िया से नहीं कमा पाता है, इसलिए निकट की वस्तु नहीं दिखा। और दूर देखने के लिए कभी कभी क्या होता है कि फोकस दूरी को नहीं बढ़ा पाता है, तो इसके कारण दूर की वस्तु नहीं दिखता है। तो निकट और दूर नहीं दिखने का दो कारण है। निकट दूर दृष्टि दोष का क्या कारण है कि इसमें क्या हो जाता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाता है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और नेत्र लेंस का पतला हो जाना, जिससे कि स्पष्ट रूप से रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मानव नेत्र का पर्दा किसे कहा जाता है? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है? रेटिना पर। तो जो दूर दृष्टि दोष में है कि नेत्र गोलक क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, या फिर इसका नेत्र लेंस की जो लंबाई होती है ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके कारण वह दूर की वस्तु को देख पाता है और निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। दूसरा क्या है? निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाता है कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है
और इसका जो फोकस दूरी होता है वो घट जाता है। फोकस दूरी क्या हो जाता है, घट जाता है, इसलिए केवल ये निकटे के देख पाता है। और दूर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए खाली दूर के देखता है। दूर में क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए खाली दूर का देखा। और नेत्र गोलक का जो होता है ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और इसमें नेत्र गोलक क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो दोनों का दो कारण है। क्या समझ में आया, पहला कि जब दूर दृष्टि होगा तो उसका जो फोकस होगा नेत्र लेंस का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। और निकट दृष्टि दोष में फोकस कम जाता है और नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कि इसका लेंस उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे इसको हम ठीक कर सकते हैं। और जरा दूरदर्शिता में तो इसमें तो दोनों नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए इसमें बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे कि निकट और दूर दोनों का देख सकें। हो गया। और अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है और कैसे निर्भर करता है। तो ये तो हम लोग सब जान रहे हैं कि चालक का प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातों, तो पहला है चालक तार की लंबाई पर। तो जैसे जैसे चालक तार का लंबाई बढ़ता है वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। दूसरा है चालक तार के ताप पर। तो जैसे जैसे चालक तार का तापमान बढ़ता है वैसे वैसे इसका प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। तीसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो जितना ज़्यादा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, तो किसी चालक का वह भाग जिससे होकर विद्युत धारा गुजरता है, यानी चालक बेलनाकार होता है ना, तो इस जिस भाग से होकर विद्युत धारा गुजरेगा उसी भाग को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट। तो अनुप्रस्थ काट, और जितना ही बड़ा होता है, तो जितना बड़ा होगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। और चौथा है चालक तार के पदार्थ पर। तो अलग अलग प्रकार के जो चालक तार है उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये चारों बात क्लियर है। अगला है श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में अंतर करें। तो श्रेणी क्रम संयोजन आप लोग जान रहे होंगे, जब किसी प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधक एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ल रहेगा। तो प्रतिरोध के इस क्रम को क्या कहेंगे, श्रेणी। श्रेणी मतलब एक इसका दूसरा सिरा इसके पहला सिरा से, फिर दूसरा प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहला सिरा से, इसी प्रकार आगे की ओर भी जुड़ा रहेगा। तो प्रतिरोधकों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन, और जिसमें सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक साथ और सभी प्रतिरोधकों का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन कहिए या इसी को पार्श्व क्रम संयोजन कहिए। इसमें जो होता है धारा का मान एक के समान होता है, और धारा का मान एक समान और विभवांतर का मान ये सब अलग अलग होता है सभी प्रतिरोधकों के। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज का मान एक के रहेगा लेकिन धारा का मान सब अलग अलग है। इसमें अलग धारा, इसमें अलग धारा और इसमें अलग धारा। तो अंतर आराम से लिख लीजिएगा। इसमें क्या होगा, सभी प्रतिरोधकों का पहला श्रेणी क्रम में लिखेंगे। इसमें पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहला सिरा से, दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहला सिरा से जुड़ा होता है। इसी प्रकार आगे की ओर जुड़ा होता है। तो प्रतिरोधकों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और उधर समांतर क्रम में लिखेंगे कि जिसमें सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक साथ और सभी प्रतिरोधकों का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। तो प्रतिरोधकों के इस संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन या इसी को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसको हम लोग सूचित करते हैं RS से सीरीज, और इसको हम लोग सूचित करते हैं RP से पैरेलल। तो नीचे से अगला पॉइंट बना के लिखेंगे कि इसे हम लोग RS से सूचित करते हैं और इसे हम लोग RP से सूचित करते हैं। इसमें धारा का मान समान होता है और इसमें धारा का मान अलग अलग होता है सभी प्रतिरोधकों के लिए। इसमें सही प्रतिरोधकों का विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन इसमें सही प्रतिरोधकों के लिए विभवांतर का मान समान होता है। तो इस प्रकार से ये अंतर हो जाएगा, और लास्ट में इसका फार्मूला और इसका फार्मूला लिख देंगे। तो 3-4 को अंतर हो गया। तो इसी प्रकार आगे भी वीडियो आएगा। धन्यवाद।